एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करते हैं अपनी जो रेलवे की टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर नंबर 528 के सॉल्यूशन को लेकर। देखिए, चेक करते हैं क्या है क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला सवाल अपना एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स के सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है कि हमें पेयर ऑफ लेटर चेक करना होता है और उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन की। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो फर्स्ट लेटर है एम और एम का पेयर में आता है एन, जो यहाँ पर विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पेयर वाला कंसेप्ट तो मैं निकाल देता हूँ। अब मैं कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन में हमने पढ़ा है सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करना। पहले अक्षर को पहले अक्षर से कंपेयर करूँ, मतलब एम को मुझे टी से कंपेयर करना है। तो यहाँ मैंने देखा +7 हो रहा है, एस को वाई से देखूं तो +6 हो रहा है और जेड को ई से देखूं तो +5 हो रहा है। तो आगे जो दे रखा है, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो जब मैं राइट से लेफ़्ट आऊँगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। फाइन। तो अगर मैं एच से पीछे आऊँ और -7 करूँ तो यहाँ मुझे लेटर लेना पड़ेगा ए। और अगर मैं एन से उल्टा हूँ तो -6 करूँ तो लेटर लेना पड़ेगा एच। और -5 अगर मैं यहाँ करूँ तो मुझे लेना पड़ेगा P। तो राइट आंसर जाएगा मेरा थर्ड ऑप्शन AHP। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल दिया हुआ है, जिसमें मुझे 13 का रिलेशन बनाना है 182 182 से। अब 182 जो है वो 13 के स्क्वायर के आसपास आता है, देखने में लगता है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसमें क्या किया गया है, 13 को ही ऐड कर दिया गया है। तो नंबर कितना बना मेरा 182। तो नेक्स्ट नंबर मुझे ऐसा चाहिए कि जिसके स्क्वायर में वही नंबर ऐड कर दूं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में 15 ऐड करूं तो नंबर नहीं बैठता है। यहाँ स्क्वायर जाता है 300 के आसपास, 324। 18 का स्क्वायर होता है 324 और उसमें अगर मैं 18 ही ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू आती है 342। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ सिंबल दे रखा है, इंग्लैंड की जो करेंसी है उसका सिंबल ये दे रखा है। तो चाइना की जो करेंसी है उसका सिंबल क्या होगा? तो चाइना की करेंसी होती है सेन मिन बी और इसका सिंबल जो जापान का करेंसी है येन, उससे मिलता जुलता होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कम और उसका कोड लिखा हुआ है 36। तो जब भी हम सवाल करते हैं तो हमने सीखा क्या है कि दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि लेटर की खुद की पोजीशन लिखना और दूसरा तरीका होता है उसके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन को लिखना। तो खुद की पोजीशन की बात करें तो यहाँ 3 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, M 13 पे आता है और ये 5 नंबर पे आता है। और पेयर ऑफ लेटर्स की बात करूं तो ये 24 पे है, यहाँ 12 है, 14 और यहाँ पर 22। सबसे पहले मुझे इनकी खुद की पोजीशन का सम करना है। तो खुद की पोजीशन का सम अगर मैं करूं तो ये सम आ रहा है 20, 30 और 36। तो सवाल मेरा यहीं बैठ गया कि मुझे क्या करना है, जो वर्ड है उसके लेटर्स की पोजीशन का सम करना है। तो इनकी अगर मैं बात करूं, एस 19 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है और ये 14 पे आता है। तो 54 सम आ रहा है इन सबका अगर आप करेंगे तो मेरा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। एक जो 4 ग्रुप दे रखे हैं उसमें से एक ग्रुप को मुझे एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो यहाँ रिलेशन बनाएं कि 11 का 130 से क्या रिलेशन है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और उसमें कितना ऐड किया हमने, +9। सेकंड की तरफ अगर मैं चलूँ तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में यहाँ ऐड किया गया है 13। तो इसका मतलब है कि जो पहला नंबर जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें 2 लेस करके हम ऐड कर रहे हैं। 15 में 2 लेस किया तो कितना आया, 13। तो 13 ऐड कर रहे हैं। अब ऐसा ही कौन से ग्रुप में जाता है चेक करते हैं। यहाँ पर 18 का स्क्वायर होता है 324 और 2 कम अगर मैं इसमें से 2 कम कर दूं तो 16 मुझे ऐड करना पड़ रहा है।
तो वैल्यू आ रही है 304। ऑप्शन बी भी मेरा सेम जा रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसमें ऐड किया जा रहा है 11, जबकि ऐड मुझे कितना करना था 15। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। 4 ग्रुप दे रखे हैं बेस्ड ऑन लेटर्स। एनालॉजी का सवाल है, एक असंगत जो इनमें है जो मैच नहीं कर रहा है मुझे वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ हमने देखा कि के पी पेयर ऑफ लेटर की बात कर रहे हैं कि के का पेयर ऑफ लेटर क्या है, पी है, और एच का पेयर ऑफ लेटर एस है, और आई का पेयर ऑफ लेटर आर है। तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर पेयर बन रहा है कि के छोटा उसका पेयर ऑफ लेटर पी, एच का एस, आई का आर। तो ये लेटर जो कंपैरिजन मैं करके चल रहा हूँ इसमें जो पेयर में बना रहा हूँ, तो जो पेयर बन रहा है वो लेफ़्ट टू राइट बन रहा है, और यहाँ पेयर किधर जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। तो यहाँ एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अगेन क्लासिफिकेशन, 4 वर्ड्स दे रखे हैं और 4 कलर्स के नेम हैं। तो कलर्स के जो नेम हैं अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट मुझे करना हो तो जो रेनबो कलर्स होते हैं, इंद्रधनुषी रंग होते हैं, उनके बिहाफ पर मैं इनको एलिमिनेट करता हूं। तो इंद्रधनुषी रंग क्या क्या है, विबग्योर हम लिखते हैं VIBGYOR। विबग्योर की बात करें तो यहाँ रेड पॉसिबल है, येलो पॉसिबल है, ब्लू पॉसिबल है, तो ब्लैक नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ब्लैक कलर यहाँ पर नहीं जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल बोर्डमास बेस्ड एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा है कौन सा सही हो, कौन सा सही हो। जब भी ऐसे सवाल आए तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि हमें चेक करना है कि सही पूछा जा रहा है या गलत, क्योंकि दोनों वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि गुणा के निशान और माइनस के निशान को इंटरचेंज करना है। तो जहाँ गुणा है मुझे वहाँ माइनस करना है, और जहाँ माइनस का निशान है वहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है। तो देखो वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, यहाँ ये वैल्यू बढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या जाना है, 30। चेक करते हैं इसको, देखो 35 + 7 - 5 डिवीजन 5 × 6, ये वैल्यू कितनी आई 1, और 1 × 6 करेंगे तो अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, 6 लिख दूँ। अब 2 वैल्यू प्लस की और 1 वैल्यू माइनस की है, इनका सम आया 42, और 42 - 6 करूँ तो वैल्यू आई 36, जबकि सामने वाले ने दे रखा है 24। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूँ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को मुझे चेंज करना है, तो जहाँ प्लस है उसकी जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ इंटू करूँगा तो वैल्यू मेरी बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ लग रहा है ये आंसर नहीं जाने वाला यहाँ। तो 35 × 7 और +5 डिवीजन 5 - 6। सबसे पहले डिवीजन को लें, यहाँ पर वैल्यू आई 1, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह वैल्यू आई 245। तो 245 + 1 - 6 वैल्यू बड़ी आएगी, तो यहाँ से आंसर आने वाला नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलें। डिवीजन की जगह मुझे एडिशन लेना है और एडिशन की जगह मुझे डिवीजन लेना है। तो यहाँ डिवीजन आएगा तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 5, और 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन 5 से। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी 25, और फिर मुझे डिवीजन की जगह लेना है +5 और -6, ये वैल्यू आई 30, और -6 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 24। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। तो जब भी हम सवाल करें पूरा करने की बजाय सबसे पहले जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर फोकस करते हुए चले, ताकि हम समय बचा सकें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है। एक मीनिंगफुल वर्ड मुझे चेक करना है कि मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है, और ये यहाँ पर जम्बल्ड फॉर्म के अंदर मुझे लेटर्स दिए गए हैं, तो मुझे चेक करना है कौन सा बन सकता है। तो देखो मेटामॉर्फिक की बात करूँ तो ई जो लेटर है वो ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, तो ये यहाँ बनना नहीं है। नेक्स्ट लिख रखा है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फिलैंथ्रोपिस्ट में एल आता है जो कि ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ये भी नहीं बनना है। फिर दे रखा है हिप्पोकैम्पस,
हिप्पोकैम्पस की बात करूं तो HIPPO ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं जाना है, तो बचा हुआ ऑप्शन अपने आप हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे बनेगा क्या यहाँ पर, हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक लेटर सीरीज दे रखी है और सारे लेटर्स आसपास हैं। तो यहाँ लेटर सीरीज में क्या है, देखें कि जो B है वो 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे है, E 5 नंबर पे है, 7 नंबर पे। और अगर मैं इन लेटर्स को देखूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टरवर्ड्स 13 और 17 दे रखा है, ये जितने भी लेटर्स मुझे गिवन है ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर की पोजीशन के लेटर हैं। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11 और 11 पे आता है लेटर D, 11 पे आता है लेटर K। तो D ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल क्वेश्चन 35 होते हैं, 10 सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है। रिलेशन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टू फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं। देखो 3 से 4 बना, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से आगे वाला नंबर आना है 7, जो मुझे एक ही ऑप्शन में दे रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, बाकी नंबर्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर को अगर कंपेयर करूँ 2, 3, 4, 5 और आगे 6 आना है। नेक्स्ट को कंपेयर करें 4, 5, 6, 7 और अगला नंबर आ जाएगा यहाँ पर 8। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है फिलर्स लेटर बेस्ड सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हमें इनकी काउंटिंग करनी होती है कि कितने लेटर्स का सवाल है। तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स है 18 और 18 लेटर्स में 3 का ग्रुप बनता है या 6 का। अमूमन 6 लेटर्स के ग्रुप के सवाल नहीं आते हैं, कम चांसेज होते हैं। तो मैं सबसे पहले 3 का बना के देखता हूँ, अगर 3 में नहीं बनता है तो हम 6 का ग्रुप बना के देखते हैं। यहाँ 3 लेटर हैं, यहाँ 3 लेटर है, अगेन 3 एंड अगेन 3। अब हर ग्रुप में 3 पोजीशन है, मुझे इनको कंपेयर करते हुए चलना है। तो यहाँ कंपैरिजन में देखो, फर्स्ट आपने देखा A, B और यहाँ स्पेस और आगे D है, तो नेचुरली यहाँ पर क्या आ जाएगा A, B, C, D एंड अगेन आप आगे देख रहे हैं A, B, C एंड D, सो ऑन, ऐसी स्पेस ये चलना है सीरीज। तो हमने देखा कि हर पोजीशन पे डिफरेंट लेटर है। तो जब भी ऐसी सवाल जब भी आता है कि हर पोजीशन के ऊपर डिफरेंट लेटर्स आते हैं, तो सारी पोजीशन पे अभी हमने फर्स्ट पोजीशन चेक की, सेकंड और थर्ड में भी प्रोबेबिलिटी इसी की रहती है कि डिफरेंट लेटर्स आएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ आपने देखा D, C, तो पीछे की तरफ अगर आऊँ तो लेटर क्या आ जाएगा B, तो B, C, D, फिर अगेन A, B और C यहाँ आ जाएगा। आगे आप बात करें तो देखो D लास्ट लेटर था, उसके बाद A आना है, B दे रखा है, C आना है, D दे रखा है और आगे वापस से यहाँ A आ जाएगा। अब ऑप्शंस मैच कर लें, B, A, C। फर्स्ट ऑप्शन में B, A, C है, यहाँ B, A, C है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। नेक्स्ट बात करें C, B, A, तो C, B, A यहाँ है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखें क्या कहता है सवाल। सवाल कह रहा है नीलम जो कि दीपक की पुत्री है, बनाते हुए चलते हैं। ये दीपक है और दीपक की पुत्री है नीलम, ने दीपिका से कहा, नीलम जो दीपक की पुत्री है ने दीपिका से कहा कि तुम्हारी माँ रेखा, किसकी माँ, दीपिका से कहा कि तुम्हारी माता, तो दीपिका की माता, तो यहाँ लेता हूँ मैं दीपिका और दीपिका की माता है रेखा। तुम्हारी माँ रेखा मतलब इसकी बात हो रही है। मेरे पिता, मैं कौन, नीलम, और नीलम के पिता कौन, दीपक। मेरे पिता जो कि रामलाल की तीसरी संतान है, मेरे पिता जो कि रामलाल की तीसरी संतान है, तो ये है रामलाल। और रामलाल के 3 संतान है, एक तो दीपक है, दूसरी संतान और उसके बाद तीसरी संतान। मेरे पिता जो कि रामलाल की तीसरी संतान है की बहन है, कौन है बहन, दीपिका की। तुम्हारा किसके लिए, दीपिका के लिए। और दीपिका की जो माता है वो कौन है, बहन है किसकी,
दीपक की, तो यहाँ मैं लिख दूँ रेखा और यहाँ आ जाएगा दीपिका। गॉट इट। सवाल पूछा है रामलाल का दीपिका से, रामलाल का दीपिका से, तो मुझे दीपिका से रामलाल की तरफ जाना है। तो ये दीपिका की माता और ये माता का पिता, और माता का पिता होता है उसे हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन बोर्ड मास बेस्ड सवाल है, जिसमें मुझे जो साइन है उसको लेटर से रिप्लेस किया गया है यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम सवाल करें तो हमारा फोकस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर होना चाहिए, ताकि मुझे इक्वेशन को लिखकर सोल्व नहीं करना पड़े, मैं कम स्टेप्स में इक्वेशन को सोल्व करूं। तो जहां डी है वहां डिवीजन है, तो 95 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। अब इसके जस्ट बगल में क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन, तो 11 5 जा 55, ये पूरी वैल्यू कितनी आई 55 55। फिर एस का मतलब दे रखा है घटाना 28, ए का मतलब दे रखा है जोड़ना और 17। पहले मैं प्लस वाली वैल्यू ले लूँ, तो इनका सम आया 72 और माइनस मुझे कितना करना है 28 करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44। फाइन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल दे रखा है, थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ 18 मीटर चलता है, यहाँ से ईस्ट की तरफ चला और 18 मीटर चला। अब वह 24 डिग्री अपने लेफ्ट बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ा और 20 डिग्री लेफ्ट मुड़ा और 18 मीटर चला। वह व्यक्ति ये प्रक्रिया तब तक दोहराता है जब तक वह अपने आरंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। मतलब इसको घूमकर कहाँ आना है, वापस से यहीं आना है, इसको रोटेट होते हुए वापस से यहाँ पर ही आना है। इसका मतलब इसके जर्नी कितनी पूरी करनी पड़ेगी, इसे जर्नी पूरी करनी पड़ेगी 360 डिग्री की। कितना चलना पड़ेगा, इसे 360 डिग्री चलना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की, उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की, मुझे ये बताना है। तो देखो, एक लेफ्ट में ये कितना 24 डिग्री, कितना चला 24 डिग्री, और मुझे जाना कहाँ है 360 तक, तो 24 गुणा 10 तो कितना आया 240 डिग्री। अभी भी 120 बचा हुआ है, तो मुझे कितना और घूमना पड़े 24 इंटू 5, 24 गुणा 5 होता है 120। अब जाके सम कितना है मेरा 360 डिग्री। इसका मतलब मुझे घुमाव कितने लेने पड़े 15, घुमाव मुझे कितने लेने पड़े 15 बार मुझे लेफ्ट टर्न लेने पड़े, और एक घुमाव में मैं 18 मीटर चलता हूँ। एक घुमाव में मैं कितना चलता हूँ 18 मीटर चलता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है 15 8 120 और 15 16 17 और 27, तो मुझे कितना चलना पड़ा 270 मीटर। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 किताबें इस तरह से रखी हुई है कि पी आर के ठीक ऊपर है, पी आर के ठीक ऊपर है, ये आर है और आर के ठीक ऊपर कौन है पी। क्यू ओ के ठीक नीचे है ओ, और ओ के ठीक नीचे कौन है क्यू। एस क्यू के नीचे है और एस किसके नीचे है क्यू के नीचे। इनमें से कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर सबसे नीचे कौन सी किताब है। अगर इनका परस्पर कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है, चेक करें एक बार वापस। पी जस्ट अबव आर, पी आर के ठीक ऊपर है। क्यू इज जस्ट बिलो ओ, क्यू ओ के ठीक नीचे है। एस इज जस्ट बिलो क्यू और एस क्यू के ठीक नीचे है। विच बुक इज केप्ट एट द बॉटम। तो देखो इनकी 3 सीरीज बनी हुई है कि ओ के नीचे क्यू है और क्यू के नीचे एस है यहाँ पर, और यहाँ आर के ऊपर पी है। बट यहाँ इनकी कंपैरिजन नहीं की गई है, इनकी तुलना यहाँ पर नहीं की गई है कि कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। देखो अगर इस सवाल में ये सिर्फ इतना ही बोलता कि सवाल में सिर्फ इतना ही बोला जाता कि आर सिर्फ पी के नीचे है,
क्या बोला जाता कि R सिर्फ P के नीचे, इसका मतलब P की रैंक फर्स्ट हो जाती और इसकी रैंक क्या हो जाती सेकंड, और बाकी इसके नीचे अपने आप आते, तो आंसर क्या चला जाता S। बट यहाँ इन दोनों की कोई तुलना नहीं की गई है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ हमारा आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है, अरेंजमेंट करते हैं। देखो इनका क्या दे रखा है। इसने कहा एक 40 बच्चों की पंक्ति में P लेफ्ट से 23वां है, ये P है जो लेफ्ट से 23वां है, और Q राइट से 27वां है। अब दो चॉइस आ रही है दिमाग में कि Q इसके राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। देखो अगर मैं Q को इसके ठीक राइट लूँ, मतलब इनके बीच में एक भी आदमी नहीं है, और Q राइट से 27वां आदमी है, और अगर इनके बीच में एक भी आदमी नहीं हो तो भी टोटल कितना होता है 50, जबकि क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है 40। इसका मतलब Q इसके राइट नहीं जाएगा, Q इसके लेफ्ट जाएगा। तो Q को लेफ्ट बैठा कर देखते हैं। ये P का नंबर राइट से 23वां है, और Q जो है Q का नंबर राइट से 27वां है। ठीक है, आगे दे रखा है तो इनके बीच कितने लोग होंगे। देखो हमने पढ़ा है कि जब सम ऑफ पोजीशंस ज़्यादा हो किससे, टोटल से, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है, यहाँ सम कितना है 27 और 23 50, तो 50 बड़ा है किससे 40 से, तो दोनों का डिफरेंस जो आता है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो वो किसको बताता है कि मध्य में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी संख्या को बताता है। तो इन दोनों के मध्य कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। इसका मतलब P Q के रेस्पेक्ट में 90 नंबर पे है। इसका मतलब Q का नंबर लेफ्ट से 14th आ गया। 23 से 9 अगर मैं पीछे जाऊंगा तो Q की पोजीशन क्या आएगी, लेफ्ट से 14th आ जाएगी। आगे दे रखा है P और R के बीच में कितने लोग हैं, यदि R Q के लेफ्ट चौथे स्थान पर हो। R Q के लेफ्ट, देखो Q की खुद की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 14 नंबर पे है, और इससे 4 पीछे किसको बताया गया, R को। तो इसका मतलब R का पीछे से नंबर हो जाएगा 10वां। R का पीछे से नंबर क्या हो जाएगा, 10वां नंबर हो जाएगा। अब R का पीछे से 10वां नंबर है और P का 23वां नंबर है। R लेफ्ट से 10 नंबर पे है और P लेफ्ट से 23rd पे है। तो इन दोनों के बीच कितने लोग आए, 12 लोग आए। दोनों के बीच कितने लोग, 12। और इसने पूछा P और R के बीच कितने बच्चे हैं, तो P और R के बीच 12 लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री पीछे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि अगर एंगल्स की बात की जाए तो 0 और 180 को छोड़कर एंगल बनते हैं 2 बार। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30 इक्वल्स टू। अब एंगल 2 बनते हैं तो हम यहाँ वैल्यू लेते हैं प्लस माइनस के अंदर, बट हमें पूछा क्या है, यहाँ बीच में मिनट की सुई से 24 मिनट पीछे हो, तो पीछे के लिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ -24, 24 डिग्री पीछे मेरे से पूछा है, और पूछा है 3 और 4 के बीच। इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो 3 इंटू 30 कितना हुआ, 90 माइनस, और इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, फाइन। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, m इंटू 11/2 इक्वल्स टू -20 प्लस 90। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 66 डिग्री। अब m की वैल्यू मैं निकालूँ तो m इक्वल्स टू 66 इंटू 2/11, 11 6 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मिनट। तो आंसर आएगा 3:12, 12 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास वेन डायग्राम का सवाल है, जिसमें 3 वेरिएबल्स है। एक दे रखा है नींबू, दूसरा दे रखा है खट्टे फल, और तीसरा दे रखा है चॉकलेट्स। सवाल एकदम आसान है। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बनाऊं तो इसमें रिलेशन आएगा ओल आर का। रिलेशन आएगा किसका, ओल आर का, कि जो नींबू है वो खट्टे फल की श्रेणी में आता है और जो चॉकलेट है वो उससे डिफरेंट हो जाएगा।
तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपना 20 नंबर का सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। तो अगर मैं रो में देखूं तो सारे नंबर देखो आसपास नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं कॉलम में देखूं तो नंबर बढ़ते हुए क्रम में है। तो मैं फोकस कहाँ करूँगा, इसमें कॉलम की ओर फिक्स इसमें फोकस करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो जो इनिशियल 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, जैसे 12 इंटू 6 इंटू 3, ये वैल्यू आई 72, इंटू 3 किया तो वैल्यू आई 216, और 216 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 6। नेक्स्ट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 500 इंटू 2 मतलब 1000, और 1000 का स्क्वायर क्यूब रूट करूं तो वैल्यू कितनी आती है 10। अब अगले दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 64 इंटू 8, तो ये वैल्यू आई 512, और 512 का क्यूब रूट करूं तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड जिसमें 8 वैल्यू दे रखी है, 8 का क्यूब होता है 512। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है, और जब भी इस डायग्राम के सवाल जो आते हैं सर्कुलर, जिसमें लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई होती है, तो हमने पढ़ा है 10 में से 9 सवालों में तरीका जाता है आमने सामने के जो नंबर्स होता है उनका पेयर बनाना। मतलब एक पेयर तो बनेगा 15 और 8 का, और दूसरा पेयर बनेगा 10 और 8 का। अब इनको करने का तरीका होता है 5 तरीके हम इनमें प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एडिशन करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन करना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर करना। तो देखो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करूं तो ये वैल्यू आई 23, और इन दोनों नंबर्स का सम करूं तो आया 18। इससे 14 नहीं बनता है, तो पहला तरीका निकल गया। अगला तरीका होता है इनका डिफरेंस लेना। तो इन दोनों नंबर का अगर डिफरेंस लूँ तो यहाँ वैल्यू आई 7, और इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो आया 2, और मुझे बनाना है 14। तो क्या करूँगा, दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब आमने सामने के जो नंबर्स के पेयर बनाए उनका डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2, और इसमें वैल्यू कितनी आई जोड़े के अंदर 4, दोनों को गुणा कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 8। अब यहाँ इसको अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू आई 2 और ये वैल्यू आई 3, और दोनों को गुणा करूँगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 6। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। ये था अपना सवाल नंबर 21। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, सिलोजिज्म का सवाल है। देखो क्या दे रखा है इसने। सबसे पहले बात करते हैं जो गिवन है उसके ऊपर। इसने बोला कुछ दरवाजे पानी हैं, सम डोर्स आर वाटर्स। तो कुछ दरवाजे, यहाँ मैंने लिखा दरवाज़ा, और कुछ दरवाजे क्या हैं, पानी हैं। आगे दे रखा है सभी पानी जग हैं, सभी पानी जग हैं, ऑल वाटर्स आर जग्स। फिर दे रखा है कोई भी जग खिड़की नहीं है। तो जग और खिड़की एक दूसरे के लिए हो गए नेगेटिव। अगर जग और खिड़की एक दूसरे के लिए नेगेटिव है, इसका मतलब पानी और खिड़की ये दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। और खिड़की और दरवाजे की बात करूं, खिड़की और दरवाज़ा इन दोनों में रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। फाइन। तो सबसे पहले कंक्लूजन्स की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन बात कर रहा है खिड़की और पानी की, और खिड़की और पानी यहाँ हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव। और कंक्लूजन में लिखा हुआ है कुछ खिड़की पानी है, तो ये 100% क्या हो गया, गलत। सेकंड दे रखा है कुछ जग पानी है। गिवन है मुझे सभी जग पानी है, तो इससे हेल्पिंग कंक्लूजन क्या निकला, कुछ जग पानी है। तो सेकंड निष्कर्ष जो है वो सही है। थर्ड है कोई भी पानी जग नहीं है। चूँकि इन दोनों में तो रिलेशन दे रखा है तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा गलत। कुछ दरवाजे पानी हैं, कुछ दरवाजे पानी हैं, ये हो गया रिपीटेशन, और रिपीटेशन को दोस्तों हम मानते हैं गलत। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है सिर्फ वही यहाँ पर क्या है, सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन सिलोजिज्म का सवाल है हमारे पास। डायग्राम बनाते हैं। दिया है सभी बिल्लियाँ डॉक्टर हैं। गिवन है कि सभी बिल्लियाँ डॉक्टर हैं। तो ये बिल्ली और सभी बिल्लियाँ क्या हैं, डॉक्टर हैं। अगला दे रखा है कोई भी डॉक्टर अध्यापक नहीं है। कोई भी डॉक्टर अध्यापक नहीं है, इसका मतलब ये दोनों हो गए आपस में नेगेटिव। फिर दे रखा है सभी कार बिल्लियाँ हैं।
सभी कार, तो कार आ जाएगा बिल्ली के भीतर। तो अध्यापक और डॉक्टर नेगेटिव है, इसका मतलब अध्यापक और बिल्ली ये दोनों भी नेगेटिव हैं, और अध्यापक और कार ये भी क्या है, नेगेटिव है। कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं हम। कंक्लूजन पहला दे रखा है सभी, कोई भी बिल्ली कार नहीं है, कोई भी बिल्ली कार नहीं है, जबकि रिलेशन दे रखा है कि सभी कार बिल्लियां हैं, इसका मतलब कुछ कार बिल्ली है। तो पहला कंक्लूजन चला जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर रिलेशन है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, तो वो गलत हो जाएगा। आगे दे रखा है कुछ कार डॉक्टर है। डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि कार और डॉक्टर की बात करें तो रिलेशन आ रहा है सभी कार डॉक्टर हैं। रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, सभी कार डॉक्टर हैं। और यहाँ दे रखा है कुछ कार डॉक्टर है, तो सभी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो राइट है कंक्लूजन। फिर दे रखा है कोई भी बिल्ली अध्यापक नहीं है, कोई भी बिल्ली अध्यापक नहीं है, तो बिल्ली और अध्यापक में हमने देखा नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है कुछ अध्यापक बिल्ली है, कुछ अध्यापक बिल्ली है, अध्यापक और बिल्ली में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ फोर्थ वाला हो गया गलत। तो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर सही है, और इसमें ऑप्शन मेरा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें 5 शब्द मुझे दिए गए हैं जिनको मुझे डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर मुझे अरेंज करना है। काफ़ी आसान सवाल है, ऐसे सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ हमने देखा कि पहले 3 लेटर्स ये सेम हैं सभी के अंदर, तो कंपैरिजन हमारी शुरू होगी 4th लेटर से। तो 4th लेटर में क्या क्या है, टी है, सी है, टी है, डी है और एल है। तो क्लियरली विजिबल है, सबसे पहले सी आना है और सी के बाद डी आना है, मतलब 3 के बाद 2 आना है। तो 3 के बाद 2 मुझे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ आंसर सेकंड मेरा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, डाइस का सवाल है और 3 डाइस दे रखी है और मेरे से पूछा है कि नीले के अपोजिट कौन सा होगा, नीले रंग के अपोजिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं तो इन 2 डाइस के कंपैरिजन में हमने देखा कि इनकी एक सतह समान है, यहाँ भी ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन है। और एक सतह जब भी समान होती है तो या तो हम क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की बात करूँ, यहाँ से ऐसे घूमता हूँ तो आपने देखा सबसे पहले आना है ग्रीन, फिर आना है रेड और उसके बाद आना है ब्लू। इसमें अगर सेकंड में बात करें तो अगेन सबसे पहले आना है ग्रीन, फिर आना है येलो और उसके बाद आना है पिंक। तो पेयर किस, अब हमसे पूछा है ब्लू के अपोजिट कौन होगा, ब्लू के अपोजिट कौन होगा। तो ब्लू के अपोजिट यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ब्लू के अपोजिट किसको दे रखा है, ब्लू के अपोजिट दे रखा है पिंक को। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी खेल के मैदान में 16 खिलाड़ी हैं, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक बार हाथ मिलाता है, हैंडशेक करने का सवाल है दोस्तों, तो बताइए कुल कितने हाथ मिला गए। 2 तरीके से सवाल को कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा कॉमन सेंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। देखो इसने क्या कहा, 15 खिलाड़ी हैं और इसने बोला कि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से हाथ मिलाता है। तो सबसे पहले ये देखें कि 15 खिलाड़ी है, तो जो पहला खिलाड़ी है वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 16 खिलाड़ी जो हैं, 16 खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो जो पहला खिलाड़ी है वो बचे हुए 15 लोगों से हाथ मिलाएगा। पहला खिलाड़ी कितने लोगों से, 15। मैंने माना ये पहला खिलाड़ी है और टोटल 16 है, तो इसके लेफ्ट में कितने लोग हैं, 15, तो ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 15 लोगों से। सेकंड की बात करें तो ये अपने राइट वाले से तो हाथ मिला चुका, तो ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, ये 14 लोगों से हाथ मिलाएगा। उसके बाद वाला 13 से एंड सो ऑन, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 और उसके बाद 0 तक ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मुझे 1 से 15 तक का सम करना है, मुझे 1 से 15 तक का सम करना है। एक तरीका तो ये हुआ इसका सम करने का। दूसरा तरीका होता है कि इसका फॉर्मूला बताया जाता है कि हैंडशेक जो करते हैं उसके लिए फॉर्मूला आता है n × n - 1/2।
दूसरा तरीका होता है n इंटू एन माइनस 1/2, और यहाँ सम करने का तरीका क्या सिखाया जाता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट। तो यहाँ आप देखें 16 खिलाड़ी हैं, तो 16 गुणा 15 बट्टा 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुणा 8, 15 8 120। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 120 बार हाथ मिलाए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मंकी का कोड ये लिखा है, और तो बताइए टाइगर का कोड क्या लिखेंगे। तो देखो, जब भी हम सवाल करते हैं इसमें सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर को फाइंड आउट करना। एम का पेयर एन गिवन है, ओ का पेयर एल गिवन है, एन का पेयर एम गिवन है, के का पेयर होता है पी, वो गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। दूसरा सवाल होता है फिक्स कोड का करने का तरीका। फिक्स कोड, फिक्स कोड का मतलब है कि जो वर्ड मुझे दिया है टाइगर, ये सारे ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, तो ये तरीका भी निकल गया। नेक्स्ट जो मेथड हम काम में लेते हैं वो हम लेते हैं कि ये गिवन जो वर्ड के लेटर्स हैं ये सारे कोड में रिपीट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। तो ये लेटर भी सारे रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी यहाँ पर गलत है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फिर हम कंपैरिजन लेके चलते हैं। अगला तरीका कौन सा होता है सवाल करने का, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट होता है और फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट टू फर्स्ट में अगर मैं m को x से कंपेयर करूं तो +11 हो रहा है, और o को अगर मैं d से रिलेट करूं तो -11 हो रहा है, और n को j से मैं करूं तो रिलेशन क्या बना, पहला हुआ अपना +11, नेक्स्ट में हुआ -11, और थर्ड में हुआ अपना -4, और आगे हुआ +2। तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट का मतलब मैं m को l से कंपेयर करूँ तो -1 हो रहा है, o को n से करूँ -1 है, n को m से -1 है, k से j है, e से d है, और y से x है। तो यहाँ सब में हमने क्या देखा कि -1 हो रहा है और फर्स्ट टू लास्ट जा रहा है। तो अगर मैं t से -1 करता हुआ पीछे जाऊँ तो सबसे पहले मेरे लेटर आएगा s, जो यहाँ हर जगह अवेलेबल है। अगर मैं i का रिलेशन बनाऊँ तो आना चाहिए h, -1 करूँ, यहाँ h है और यहाँ h है। g से अगर मैं -1 करूँ तो आना चाहिए f, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। e से अगर मैं -1 करूँ तो आना चाहिए d, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। और अगर r से मैं -1 करूँ तो आना चाहिए q, यहाँ अवेलेबल है और यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर बात करते हैं। कुल 35 सवाल होने हैं, उसमें से 27 सवाल हम कर चुके हैं। अगला सवाल है सिंबल बेस्ड कोडिंग का सवाल है, और यहाँ क्या दिया गया है मुझे देखें, चेक करते हैं इसको। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट वॉज इट, इसका कोड गिवन है मुझे। यू गो का कोड गिवन है, यू लाइक इट का शी वॉज सिक, सबका दे रखा है। पूछा मेरे से व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, मैं एक वर्ड लेता हूँ व्हाट। तो व्हाट मुझे किस में मिला, फर्स्ट लाइन में मिला, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में भी नहीं है। गॉट इट। तो इसका मतलब व्हाट का जो कोड है वो सिर्फ फर्स्ट लाइन में होगा। तो यहाँ जो कोड गिवन है LEE, ये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये मेरा कोड नहीं होगा। आगे दे रखा है RA और DE, RA भी मुझे नेक्स्ट मिला यहाँ और यहाँ है, तो व्हाट का कोड क्या बना DE। तो D मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो व्हाट डू यू लाइक का कोड मुझे दे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है गांव B गांव A के नॉर्थ में है, ये A है, और A के नॉर्थ में है B। गांव C गांव B के ईस्ट में है, B के ईस्ट में है C वाला। गांव D गांव A के लेफ्ट है, A के लेफ्ट है D। गांव C गांव D के किस ओर है,
डी के रेफरेंस में मुझे सी की डायरेक्शन बतानी है, तो सी की डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है, जिसमें मुझे बताना है कि दिए गए डायग्राम के अंदर कुल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले मैं ये लेफ़्ट वाला हिस्सा, राइट वाला हिस्सा लेता हूँ, और इस राइट वाले हिस्से में हम गिनते हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखो यहाँ ट्राइंगल्स की बात करें तो पहले देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 ट्राइंगल हैं, 1 2 और एक कंबाइंड करने पे आया, फिर एक ट्राइंगल यहाँ है और एक इनको कंबाइंड करने पे बनता है। तो राइट वाले हिस्से में मेरे पास कुल कितने ट्राइंगल आए, 5। अब मैं लेफ़्ट वाला हिस्सा लेता हूँ, लेफ़्ट वाला हिस्सा ये है मेरे पास, इसमें अगर मेरे से ट्राइंगल पूछे जाए तो यहाँ ट्राइंगल आ रहे हैं 3, 1 2 और एक मैंने इसको कंबाइंड किया तो 3। तो ये तो मेरे सेपरेट आ गए ट्राइंगल्स। अब मैं दोनों डायग्राम्स को अगर कंबाइंड करूँ तो ट्राइंगल्स गिनना, मैं इन पे पॉइंट्स लिख देता हूँ, ए बी सी डी तथा ई। अब देखो मैं यहाँ ए बिंदु से चलना शुरू करता हूँ। यहाँ 2 रास्ते हैं, पहले मैं इस रास्ते पे चलूँ तो इस रास्ते पे क्लियरली विजिबल है, एक बन रहा है ए बी और सी और दूसरा बन रहा है ए डी और सी। गॉट इट। अब अगर मैं इस रास्ते के ऊपर चलूँ तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बन रहा है ए ई डी और दूसरा बन रहा है ए ई और सी। तो 4 तो यहाँ हुए, 5 यहाँ और 3 यहाँ, तो 4 + 5 + अगर मैं 3 करूँ तो टोटल ट्राइंगल्स मेरे कितने बने, 12 है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। 30 सवाल हो चुके हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वाटर इमेज गिवन है और एक्चुअल इसका क्या होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका अगर मैं ऊपर की तरफ इसको लेके जाऊँ तो ये P की फ़ोटो है और ये R की फ़ोटो है, ये A की इमेज है, ये K की इमेज है, ये अगेन A की इमेज है और ये S की इमेज है और ये H की इमेज है। तो वर्ड बना प्रकाश, जो मुझे ऑप्शन बी के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है, मिरर इमेज का सवाल है। तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, मिरर रखा हुआ है ईस्ट के अंदर, और जब भी मिरर ईस्ट की तरफ हो इसका मतलब क्या है, मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। तो देखो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये मेरे लेफ़्ट में है, तो जब ये इधर आएगी तो राइट वाले हिस्से में आएगी। तो राइट वाले हिस्से में देखो यहाँ पर नहीं है, इसमें है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ में 2 दे दी तो फोर्थ वाला भी हट जाएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, बी। बाकी अगर आप देखें कि ये वाला जो है ये राइट में है तो ये लेफ़्ट में आना है, लेफ़्ट में इसी में ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या जाएगा, राइट आंसर। हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करें तो हमें क्या करना है, गलत ऑप्शंस को हटाते चले, जो बच जाएगा वो अपने आप राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है। 3/4 गिवन है, 1/4 को मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये सारे चारों हिस्से एक जैसे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है कि मुझे अगर मैं इसका खुद से ड्रॉ करूं हिस्सा, तो एक लाइन तो ये यहाँ ड्रॉ होनी है ऐसे की ऐसे, फिर ये 2 आर्क मुझे दे रखे हैं, फाइन। और अगर मैं इसको, ये आपको इस कर्व दिखाई दे रहा है, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं और इसको मैं जोड़ दूं, तो ऐसा मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आर्क नहीं है, सेकंड के अंदर आर्क ये दे रखा है बट अननेसेसरी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। थर्ड ऑप्शन में जाऊँ, आर्क दे रखा है, थर्ड आंसर मेरा यहाँ पर परफेक्ट है। गॉट इट। जो हमने बनाया वो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, ये आर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये और ये लाइन प्लस वाला निशान मुझे दिखाई दे रहा है, तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना कि मुझे जो एम्बेडेड फिगर का सवाल है, एक जो फ़ोटो दे रखी है मुझे फाइंड आउट करना है कहाँ पर है ये। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद डाउनवर्ड आया, फिर ऊपर की तरफ गया और फिर लेफ़्ट गया, तो फिगर कहाँ अवेलेबल है, आकृति फर्स्ट के अंदर अवेलेबल है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक फोल्डिंग दे रखी है
और हमें बताना है ये इस वाले हिस्से को यहाँ लेकर आ रहा है। फाइन। तो देखो जब मैं इस वाले हिस्से को यहाँ लाऊंगा तो ये यहाँ फॉल करेगी, ये यहाँ फॉल करेगी और ये लाइन यहाँ फॉल करेगी। तो जब ये फॉल करेगी तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पर परफेक्ट आंसर है इसका। फाइन। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस, 1 बाय 1 हमने इनको सॉल्व किया है। सारी चीज़ों को आराम से समझने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।